हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। आज जो कहानी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम ओशियन है। कहानी के शुरुआत में हम ओशियन के बीचों बीच एक लाइफ बोट को देखते हैं जिसके चारों ओर कुछ लोग मौजूद हैं। उन्होंने कई दिनों से न ही कुछ खाया है और न ही कुछ पिया है। तो आइए चलते हैं मूवी के स्टार्टिंग में। दरअसल जॉन नाम का एक व्यक्ति जिसके पास सेलिंग बोट है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेलिंग करने आया हुआ होता है। तभी उसके पास एक ब्रैट नाम का आदमी आता है जो उसे कहता है कि क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ, क्योंकि ये हमेशा से मेरा सपना रहा है। दोस्तों, सेलिंग में छोटी छोटी याच होती है जिनकी आपस में रेस होती है। उसी की प्रैक्टिस के लिए आज ये लोग आए हुए होते हैं। जॉन की गर्लफ्रेंड मैक उससे कन्वेंस कर लेती है ब्रैट को साथ ले जाने के लिए, तो वो उसे अपने साथ ले लेता है, जिसके बाद तीनों साथ निकल जाते हैं। उसके बाद हम दो लोगों को और देखते हैं जो पहले से ही उस बोट पर मौजूद थे, जिनके नाम थे मार्क और डेवलिना। खाना खाते समय मार्क कहता है कि हम लोग बोट को स्कॉटलैंड की तरफ से लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसे भी साथ ले जाना चाहता हूँ। लेकिन जॉन उसे मना कर देता है, क्योंकि उस साइड सोमालियन जहाज होते हैं जो उन्हें पकड़ भी सकते हैं और उन्हें वहाँ पर बड़ी बड़ी लहरों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए वो वहाँ नहीं जाएगा। अब इस बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। इस पर डेवलिना हंसने लगती है, क्योंकि मार्क अपनी गर्लफ्रेंड के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। उसके जाने के बाद जॉन सबसे कहता है कि हमें मार्क को संभालना होगा, वो बहुत ही गुस्सैल है, लेकिन हम अपना ट्रिप खराब नहीं कर सकते। अब इसके बाद ब्रैड याच के ऊपर वाले हिस्से में चला जाता है और कुछ देर तक वहीं पे खड़ा रहता है। कुछ समय बाद उसे तेज हवाएं महसूस होती हैं। तब उसकी नज़र याच के ऊपर लगे विंड मीटर पर पड़ती है, जो कि बहुत तेजी से मूव कर रही थी, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर कोई बड़ा तूफान आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम एक कोस्ट गार्ड को देखते हैं, जिन्हें खबर मिलना शुरू हो गया था कि अब उनकी तरफ एक बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन अभी तक जॉन और उनकी टीम को इसके बारे में पता नहीं चल पाया था। अब अंधेरा हो जाता है और धीरे धीरे बारिश भी तेज होने लगती है। जॉन नीचे आके मार्क को होश में रहने को कहता है, ताकि अगर कोई वार्निंग रेडियो पर आए तो वो उसे बता सके, लेकिन वो इतने नशे में होता है कि उसे बातें समझ में नहीं आती। इसके बाद जॉन ऊपर चला जाता है, जहाँ पे उसकी टीम याच को जैसे तैसे संभालने में लगे हुए थे, क्योंकि तूफान बहुत तेज था। दूसरी ओर कोस्ट गार्ड उस एरिया में जो भी शिप मौजूद थी उन्हें वार्निंग देना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब इनके रेडियो में वो वार्निंग आती है तो मार्क उस समय सो रहा था और वो उसे सुन नहीं पाता। इसी दौरान तेज का झटका आता है, जैसे कोई बड़ी चीज़ बोट से टकराती है और बोट के नीचे रखी सारी चीज़ें टूटने लगती है, जिसके आवाज़ से मार्क की नींद खुल जाती है और वो कोस्ट गार्ड की वार्निंग को सुन लेता है। फिर वो फौरन ऊपर जाकर जॉन को इसके बारे में बताता है। जॉन नीचे आकर सबसे पहले खुद के लोगों के लिए सहायता मांगता है। उसके पीछे मैग भी नीचे आती है, लेकिन ओवन के गेट से उसके पैर में एक कट लग जाता है। उससे उसे एक गहरा घाव हो जाता है और उसका खून निकलने लगता है। इसी बीच कोस्ट गार्ड का हेड माइक पर आता है, जो जॉन को जानता था, और वो उसे अपनी लोकेशन बताने को कहता है। वो जॉन को बोलता है कि अभी तुम्हें कम से कम 3 घंटे वेट करना होगा। इसके बाद वहाँ से कुछ कमर्शियल शिप गुजरेंगे, जिसके बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन जॉन उससे कहता है कि हम इतने समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो गार्ड कहता है कि रुको, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद वो फिर से डेक पर जाता है और बोट को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक विशाल लहर आती है जिसके सामने इनकी बोट कुछ भी नहीं थी, और इनकी बोट देखते ही देखते लहर में समा जाती है और डूब जाती है। अगले पल हम देखते हैं कि जॉन की पूरी टीम पानी में होती है। सब लोग पानी में अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। तभी उस याच में रखी एक लाइफ बोट उनकी तरफ आने लगती है, जिसे देखकर सब उसकी तरफ भागते हैं और जाकर उसे पकड़ लेते हैं। उस छोटी सी बोट से इन्हें कुछ राहत मिलती है। इधर कोस्ट गार्ड वाले लगातार उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर उनके बताए हुए लोकेशन पर भेज दिया था, लेकिन इनकी बोट तो अब डूब चुकी है। इसी वजह से हेलीकॉप्टर वालों को ये नहीं दिख पाते और न ही कोस्ट गार्ड वाले इनसे कांटेक्ट कर पाते हैं। उनको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो चुका था कि शायद वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, पर उन्हें क्या पता था कि वो सारे लोग अभी भी जिंदा हैं। किसी तरह से सुबह हो जाती है और वो लोग अभी भी उस लाइफ बोट को पकड़कर लटके हुए थे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मैक के पैर में जो चोट लगी हुई थी, उसका खून अब समुद्र में फैल रहा था
और खारे पानी की वजह से उसे और भी दर्द हो रहा था। तभी मार्क कहता है कि क्यों ना हम लाइफ बोट पर सिर्फ मैक को बिठा दें, जिससे उसे थोड़ा आराम मिल सके, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है क्योंकि हवा बहुत ठंडी थी जिससे उसे और भी तकलीफ होगी, इसलिए उसे पानी में ही रहने दो। इसी दौरान डेवलिना ब्रैड से कहती है कि तुम मुझे लात क्यों मार रहे हो, पर ब्रैड कहता है कि मैंने तुम्हें लात नहीं मारी। पर जब वो नीचे जाकर देखती है तो वहाँ पे बहुत सारी शार्क मौजूद थी जो मैक के खून को स्मेल करके यहाँ तक पहुँच गई थी। वो सारे ये देखकर बोट पर हड़बड़ी में चढ़ना शुरू कर देते हैं जिससे बोट पलट जाती है, लेकिन ब्रैड इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो उल्टी बोट पर ही चढ़ जाता है और सब लोग उसे नीचे आने को कहते हैं। पर जैसे तैसे करके वो लोग उसे नीचे लाते हैं और बोट को सीधा करके वो लोग बोट पे चढ़ जाते हैं, लेकिन तब तक शार्क बोट तक आ चुकी थी। वे मार्क को पकड़ने वाली होती है, लेकिन डेवलिना उसे ऊपर खींच लेती है। उसके बाद वो लोग चारों ओर देखते हैं कि कहीं उनके आसपास शार्क तो मौजूद नहीं है, लेकिन किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक बड़ी सी चीज बोट से टकराती है और वो होती है शार्क। अब यहाँ जॉन सबको बताता है कि शार्क शोर सुनकर ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, इसलिए हमें शांत रहना होगा। कुछ ही समय बाद वहाँ का पानी साफ हो जाता है और शार्क वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन यहाँ ये कब तक रहेंगे? इन्हें यहाँ 31 घंटों से ऊपर हो चुका है और तब से लेकर इन्होंने ना ही कुछ खाया है और ना ही पिया है। वहीं दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड वाले अभी भी इन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। वो अपने चॉपर बार बार वहाँ भेजते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि अब ये लोग बताई हुई लोकेशन से बहुत दूर आ चुके हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इन्हें भूख लगना शुरू हो जाती है। वहीं मैक अपने उस चोट से परेशान थी क्योंकि धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और सब लोग सो जाते हैं, लेकिन जॉन नहीं सोता। वो पूरी रात वहीं बैठकर गुजार देता है। जब सुबह होती है तो उसे थोड़ी दूर पर एक आइलैंड दिखता है, जिसे देखकर वो फौरन पानी में कूद जाता है और उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जब जाने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ये बस उसका एक इल्यूजन था जो कि रात भर जागने के कारण हुआ था। और इसी दौरान उसके सारे दोस्त भी जाग जाते हैं और जब वो आसपास जॉन को नहीं देखते तो वो चिल्लाने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जॉन भी उनकी तरफ जाने लगता है, लेकिन वो उनसे काफ़ी दूर आ चुका था। लेकिन जैसे तैसे वो बोट के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शार्क वहाँ पर आ जाती है और वो उस पर हमला कर देती है। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी, वो इस हमले से बच जाता है और बोट की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शार्क दोबारा से वहाँ पे आ जाती है और उस पर हमला कर देती है और इस बार वो नहीं बचता। इस बार सिर्फ खून ही उसका ऊपर आता है। इसका मतलब कि अब वो मर चुका था। जॉन के मरने के बाद सब लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि समुद्र के बारे में जॉन को सबसे ज़्यादा मालूम था और उसकी मौत सबसे पहले हो गई थी। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, मार्क पागल होता जा रहा था। वो उसी समुद्र का पानी पीने लगता है। सब लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। पर आखिर में बैट उसे शांत करके बोट पर बैठा देता है। अब ये लोग भूख से भी काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन इन्हें समुद्र से मछलियाँ पकड़नी भी नहीं आती जिसे पकड़कर ये लोग खा सकें। तभी मार्क बोट पर खड़ा हो जाता है और तेज़ तेज़ उछलने लगता है और चिल्लाने लगता है ताकि शार्क इन्हें आकर खा ले और इन्हें मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए। ये देखकर मैक रोने लगती है क्योंकि उसे ऐसे नहीं मरना था। अब सब लोग उसे शांत कराते हैं, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन आखिर में बैट उसे एक बार फिर से शांत करा देता है। पर यहाँ वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इधर मैक अपने चोट से परेशान थी, उसके पैरों में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। उधर मार्क अब जाकर शांत हुआ था और वो बोट के किनारे अपना सर रखकर लेटा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से एक शार्क आकर उसे पानी में ले जाती है। सब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ भी वही होता है जो जॉन के साथ हुआ था। अब बचे हैं यहाँ पर सिर्फ 3 लोग। अब ये क्या करेंगे आगे देखते हैं। इन सब चीज़ों से मैक सबसे ज़्यादा सहमी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी जगह फंस जाएगी। उसे हर टाइम ये डर सता रहा था कि कहीं उसकी मौत ना आ जाए। एक रात वो डेवलिना से कहते भी है कि मैंने और जॉन ने सोचा था कि हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगी। ब्रैट उसे सहारा देते हुए कहता है कि घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ऐसे ही करते करते वो रात भी गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि मैक भी अब जा चुकी है। उसने अपना दम तोड़ दिया है। ये देखकर डेवलिना और ब्रैड बहुत ही उदास हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी पता था कि मैक के दिन अब बहुत ही करीब थे, क्योंकि उसकी बॉडी में पूरा इन्फेक्शन फैल चुका था और उसकी बॉडी पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। अगर वो दोनों उसकी बॉडी को अपने साथ रखेंगे तो उसकी बॉडी से स्मेल आना शुरू हो जाएगा
और इसीलिए वो दोनों उसे पानी में छोड़ देते हैं और उसके कुछ देर बाद एक शार्क उसके पास आकर उसे पानी में ले जाती है और उसे खा जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे हुए हैं और क्या पता ये लोग भी अब ज़्यादा दिन के मेहमान ना हो। उधर कोस्ट गार्ड वालों को खबर मिलती है कि उन्होंने जो उनके बताए हुए लोकेशन को अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला, ना ही उन्हें उनकी बोट मिली और ना ही उनकी लाशें। जिसके बाद वहाँ का हेड उनके घर वालों को फ़ोन करके उनके बारे में बता देता है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अभी भी 2 लोग जिंदा हैं। वहीं डेवलिना ब्रैड से कहती है कि हमें बोट को पलटना होगा क्योंकि बोट पे मैक का खून इकट्ठा हो चुका है, जिसकी स्मेल से शार्क हमारे पास आ सकती है और हमें भी खतरा हो सकता है। लेकिन ब्रैड के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठ सके, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए उठता है और पानी में कूद जाता है और फिर वो लोग बोट को पलट देते हैं, जिससे सारा खून नीचे गिर जाता है और फिर से वो लोग बोट को सीधा करके बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को रहते हुए पूरे 131 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और इतने घंटों में ना ही इन्होंने कुछ खाया था और ना ही इन्होंने कुछ पिया था और इसी भूख प्यास में एक और रात गुजर जाती है। लेकिन अगली सुबह की किरण इनके लिए एक उम्मीद लेके आती है। ब्रैड को एक शोर सुनाई देता है और जब वो उठ के देखता है तो उनके सामने एक कार्गो शिप आ रहा था। वो फौरन डेवलिना को उठाता है और उस बोट को छोड़कर उस शिप की तरफ तैरने लगता है। यहाँ पे उनकी किस्मत अच्छी होती है कि शिप का कैप्टन उन्हें देख लेता है और वो शिप को रोक देता है। इसके बाद शिप में से वो लोग लाइफ जैकेट इनकी तरफ फेंकते हैं, जिसे मार्क तो पकड़ लेता है लेकिन डेवलिना पकड़ नहीं पाती क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी, जिसके कारण वो स्विम नहीं कर पाती। लेकिन बैट उसे वापस लेने के लिए जाता है। इसी दौरान शार्क वहाँ पे आ जाती है और एंड मौके पर कैप्टन वहाँ पे हॉर्न ब्लो करता है, जिसके कारण शार्क वहाँ से भाग जाती है और ये दोनों उस जैकेट को पकड़ लेते हैं और इन दोनों की जान बच जाती है।